नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी प्रकरण को पर आज पुनः चर्चा करेंगे जो कि कुछ कट्टरवादी तत्व जो है हमारे देश में वो फ्रांस की बात को लेकर के यहाँ एक अशांति का वातावरण खड़ा करना चाहते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं और ये उनकी हमेशा से आदत रही है। ये पहले भी बताया गया है और पुनः बताया जा रहा है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका हिंदू सनातन पंथ जो है वो इस देश बड़ा है, जिन लोगों को लगता है कि उनका इस्लाम और कुरान इस देश से बड़ा है, जिनको लगता है कि उनका ईसाई और बाइबल इस देश से बड़ा है, जिनको लगता है कि उनका सिख पंथ और जो कुछ भी है वो देश से बड़ा है, वो इस देश को छोड़ दें और वो वहां चले जाएं जहां उनको ऐसा मिलता है। देश सबसे बड़ा है, देश सर्वोच्च है, देश के बराबर और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। नंबर 1। दूसरा कि चाहे हिंदू सनातन आस्था वाले हों, चाहे इस्लाम आस्था वाले हों, चाहे ईसाई आस्था वाले हों, चाहे सिख पंथ आस्था वाले हों और इस प्रकार कोई अन्य आस्था वाले हों, सबसे यह देश अपेक्षा करता है कि हमारी इस देश की जो पावन मिट्टी है इसमें तमाम महापुरुष और संत हुए हैं और उन संतों में कोई फर्क नहीं करना है कि वो किस समुदाय किस संप्रदाय से हैं। या हाल के संतों को देखा जाए तो कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं और सूफी संत भी हुए हैं। और जैसा कि बताया गया कि कोई लखीमपुर खीरी में कोई एमएलए था, उसने तमाम महापुरुषों का नाम और अलग अलग समुदायों से वो तमाम संतों का नाम और उन संतों के नाम पर द्वार वो उसने बनवाया हुआ था। तो यही भावना होनी चाहिए कि भाई हमारी मिट्टी में तमाम यदि विभिन्न आस्था के समुदाय हैं उनसे तमाम संत हुए हैं, कबीर हुए हैं, रहीम हुए हैं, ये भी संत रहे हैं, सूफी संत हैं, नानक हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, तमाम संत हैं। लेकिन इनमें जो भेद विभेद करता है वो इस भारतीय समाज का शत्रु है। तो किसी को भारत के बाहर जाकर के प्रेरणा लेने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रेरणा लेते हैं टर्की से, जो लोग प्रेरणा लेते हैं सऊदी अरबिया से,
जो लोग ये प्रभावित होते हैं और बाहरी वो डिस्टर्बेंस से, वो निश्चित रूप से इस देश के शत्रु है। ये अक्सर देखा गया है कि कि जब भी कोई विदेश में इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है, इस तरह से अशांति फैलती है, तो यहाँ के लोग उसी के नाम पर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक कि किसी का वो पोस्ट का कहीं पर लगा देने से किसी भी जो इष्ट देव हैं उनका अपमान नहीं होता। प्रभु शंकर भगवान की शिवलिंग पर यह कुत्ता पेशाब कर देता है तो उससे उनका वो अपमान नहीं होता है। लेकिन इसके नाम पर हिंसा फैलाना, किसी का गला काट देना, उस गला काटने पर गर्व करना और उसको लेकर के भारत जैसे मुल्क में जिसमें कि कई पंथों के लोग रहते हैं, सिर्फ इस्लाम पंथ के कई लोग नहीं रहते हैं, हिंदू सनातन के भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई के भी रहते हैं, वहाँ पर इस तरह का जो है भारतीय सामाजिक ताने बाने को कमजोर करना निहायत देशद्रोह है और देश के खिलाफ है। ये तो रहा स्थिति। लेकिन अब ऐसी जो ताकतें कौन है, तो पहले भी बताया गया है कि ये जो इस तरह से करती हैं, जो कि इस्लाम आस्था से जो जुड़ी बातें रहती हैं, तो इस इस्लाम आस्था में जो इस्लाम आस्था के जो भारतीय भाई बहनों का जो समाज है, उसमें कुछ कट्टरवादी तत्व हैं। उन कट्टरवादी तत्वों में ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी वाले, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, इसको देश को बहुत अच्छी तरह से इसको पहचानना चाहिए और इसका हिसाब किताब जो है देश करे, ये बहुत जरूरी है। पहले तो इसको पहचाने की ये कांग्रेस नहीं है, यह है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस है, ये कांग्रेस नहीं है। ये उस संगठन पर वो गंडुली मार करके बैठी हुई है और अपने निहित स्वार्थ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, इसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। इसके अंडे बच्चे ही जो है इस संगठन के मुखिया बनते हैं और ये इसको सत्ता मिल जाती है, इसके अंडे बच्चे ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। ये इसका चरित्र और फितरत है। ये कांग्रेस नहीं है, ये एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है। कांग्रेस तो तब थी जबकि उसमें कई राष्ट्रवादी हमारे नेता रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, एम.ए. अंसारी थे, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऐसे लोग थे तो वो कांग्रेस थी। ये तो बहुत ही घटिया किस्म का एक पारिवारिक कुनबा है और देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है और देश के लोगों को समझना को इसी रूप में समझने की आवश्यकता है। तो ये जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वह इसी जीएनपीसी के एजेंट हैं और ये जीएनपीसी उन्हीं कट्टरवादी और असामाजिक तत्वों में से हिंसक तत्व भी वो माने वो पाल के रखती है, हिंसक और उपद्रवी तत्व। सीए के नाम पर जितनी हिंसा हुई
जितना उपद्रव हुआ, जितना आगजनी हुई, जितनी तोड़फोड़ हुई, वह यही जो कट्टरवादी तत्व थे, कट्टरवादी, असामाजिक और हिंसक तत्व जो है, ये जेएनपीसी के ही वो एजेंट है। उन्होंने पूरा देश में तोड़फोड़ मचाई और इसी जेएनपीसी का सोनिया, इसी जेएनपीसी के राहुल और प्रियंका ने इसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के पूरे समाज को बरगलाया, और वो भी खुले रूप में इसी रामलीला मैदान से। बोला था कि घरों में चुपचाप क्यों बैठे हो, घरों में अभी चुपचाप बैठने वाले कायर कहलाएंगे, घरों से बाहर निकलो, सड़कों पर आओ, आंदोलन करो। और भी उसका इशारा था कि वो उपद्रव करो, अशांति फैलाओ, हिंसा करो, इस तरह का था, भड़काओ। अब सवाल ये उठता है कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, ये इस तरह की, देखिए ये बड़ी खतरनाक समस्या है। इस समस्या का समाधान वो करते कैसे हैं? ये प्रॉब्लम यहां पर है। ये आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार, बीजेपी वाले और उनका ये मीडिया, इस सब के लिए वो छुटभइयों को, ताहिर हुसैन, अमानतुल्लाह, शर्जील अहमद, शाहरुख खान, इसी पर करके अपने अपने सरकार की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। और साथ में जो असली इसके लिए जिम्मेदार है, जो इस तरह के तत्वों को पालता है और इस तत्वों का इस्तेमाल करता है, उसको बचा के रखना, उसकी रक्षा करना। ये जो दोगली नीति है, बेस्टार्ड जो पॉलिसी है, इसको डबल स्टैंडर्ड भी नहीं कह सकते। ये बिल्कुल बेस्टार्डली एक पॉलिसी है जो देश के लिए बहुत ही वो नुकसानदेह है। तो समस्या की जड़ यहां पर है कि इस तरह के तत्वों को पालने वाली जेएनपीसी, और कहीं कहीं वामदल भी है, कम्युनिस्ट वाले भी हैं, और टीएमसी वाले भी हैं, और एनसीपी वाले हैं। और उनको पालने वाला ये बीजेपी और ये आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार, उनकी रक्षा करने वाले। और समस्या वहीं तक रुकती नहीं है। समस्या की जड़ और आगे है। क्या है कि हम इस तरह के बीजेपी को क्यों चुनते हैं? उसके इस झूठे राष्ट्रवाद, झूठा भारतीयता, देशभक्ति के झांसे में हम क्यों आते हैं? जो खतरनाक देश विरोधी ताकतों की रक्षा करे, पाले, और छोटे मोटे को पकड़ करके अपने कर्तव्य का अपने कर्तव्य की इतश्री कर दे, और इस देश को और जनता को फिर उसी माने संभावी खतरे में, ये कभी खतरा हो सकता है। छोटे मोटे कोई मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो बंगलौर में हिंसा, वहां कर दिया तो जो है सीए आपने बनाया, उस पर हिंसा, वो होता रहेगा। क्यों कि वो शक्तियां बिल्कुल बदस्तूर मौजूद हैं, जिनको आप मोदी जी पाल रहे हैं। इसके नमूने के तौर पर वही कट्टरवादी तत्व थे जो कि 1919 में खलीफा था टर्की का, उसके समर्थन में भारत में आंदोलन कर रहे थे।
ये था। और ये कट्टरवादी तत्व जो है ये भारत के महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं, ये भी जान लीजिए। इनकी विशेषता होती है, हमारे देश में जो महापुरुष हैं, चाहे 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 वो कबीर हों, चाहे सूफी संत हों, चाहे वो नानक हों, इनका सम्मान नहीं करते। ये आदर्श ढूंढते हैं, टर्की में ढूंढेंगे, सऊदी अरेबिया में ढूंढेंगे। यदि वाकई में इस देश में देशभक्ति का माहौल हो तो ये सारे तत्वों को देश के बाहर कर देना चाहिए, जो कि अपना आदर्श जो है वो अपना आदर्श जो है भारत के बाहर ढूंढते हैं ये। तो 1919 में यही कट्टरवादी तत्व जो है, कोई खलीफा था, कैलिफ बोलते हैं अंग्रेजी में, कैलिफ जो है, उसके समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे। और ये गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी इसी खिलाफत आंदोलन को आज़ादी का आंदोलन का रंग दे दिया। देखिए, ये जो जेएनपीसी है, जिसमें कि गांधी नेहरू परिवार चरना चौकड़ी तो है ही, उसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी है, जिसको कि इस जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता बना दिया। और उसी राष्ट्रपिता को ये मोदी जी भी पूछते हैं, बीजेपी भी पूछती है कि राष्ट्रपिता के रूप में, अब पूछते भी हैं, पुजवा भी रहे हैं देश के द्वारा, या आप भी पूछिए। तो वही मोहनदास जरा इसको समझने की आवश्यकता है कि ये हमेशा से हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तत्व हैं, उसके साथ हमेशा जो है वो खड़े होते हैं ये जेएनपीसी के लोग। जेएनपीसी में वही गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी के लोग, और उसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल है उसमें। तो अब देखिए, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, और उसी में ये आज़ादी की लड़ाई को छोड़ करके ये कट्टरवादी तत्व जो है वो टर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी उस खिलाफत आंदोलन जो कि आज़ादी की लड़ाई, जो आज़ादी का आंदोलन था ही नहीं, उसको इसने आज़ादी का आंदोलन का इसने रंग दे दिया, उसे आवरण चढ़ा दिया। तो कितना बड़ा गद्दार था ये मोहनदास करमचंद गांधी। हमेशा जो है कट्टरवादी तत्वों को शह देना, पालना, और जो है देश में अस्थिरता पैदा करवाना। तो हमेशा से जब भी चुनाव आता है, ये जेएनपीसी पीएफआई के लोगों के द्वारा जो है उनसे समर्थन लेती है, उनके साथ वो फोटो भी खिंचवाती है, और चुनाव प्रचार में उनका इस्तेमाल भी करती है। और जो भी विदेशी फंड पीएफआई मंगाती है, वो विदेशी फंड जो है वो जेएनपीसी को ही मिलता है। देखिए, ये सारी बातें तो भारतीय आवाम ताकत दल जो है, अभी इसके साधन सीमित हैं, वो भी हैं, लेकिन जैसे जैसे इसको मैंने सूचनाएं और इस तरह से सूचनाएं मिल रही हैं, इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप सभी को बता रहा है। जैसे जैसे इसका संसाधन भी बढ़ेगा और इसका विस्तार भी होगा, और भी तथ्य सामने आएंगे, वो भी आप सभी को उनको बताया जाएगा। तो उस खिलाफत आंदोलन, जो कि आज़ादी का आंदोलन था ही नहीं, ये गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी जो है, ये उसको जो है आज़ादी का आंदोलन का रंग दे दिया इसने। बात ये चल रही थी कि पीएफआई जब ये सीएए को लेकर के
तमाम विध्वंस चल रहा था, ये यही सब फैला रहे थे। विध्वंस के लिए भड़काने वाले भी यही जेएनपीसी के लोग, करवाने वाले भी जो है जेएनपीसी का जो दूसरा अवतार है, सेकंड इनकारनेशन है केजरीवाल, उसकी आम आदमी पार्टी, और उसी के तो थे वो ताहिर हुसैन और अमानतुल्लाह। तो देख लीजिए, चाहे जेएनपीसी का इनकारनेशन, चाहे उसका अवतार, यही जो है इस तरह की पूरी समस्याओं की जड़ है। और उससे बड़ी जड़ कौन है? मोदी जी। मोदी जी इन सारी समाज विरोधी और देश के खतरनाक दुश्मनों को पाल रहे हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह की समस्याओं की जड़ जो है ये जेएनपीसी, कम्युनिस्ट, टीएमसी, एनसीपी, लेकिन उससे बड़ी जड़ है बीजेपी, जो कि इन सबों को पाल रही है, और मोदी सरकार और स्वयं मोदी जी। अब देखिए इस आदरणीय मोदी जी का क्या हाल हो गया है। कोई भी देश विरोधी वक्तव्य देने में उसको जरा भी न संकोच है और न डर है। फारूक अब्दुल्ला खाता यहाँ का है और यहाँ की संसद का वो सदस्य है, लेकिन वो वक्तव्य देगा तो अपने दुश्मन चीन के समर्थन में। राहुल गांधी यहीं का खाता है और यहीं के संसाधन का उपयोग करता है, और इसी थाली में खाकर के इसी थाली में छेद करता है, वो चीन के समर्थन में बोलता है। और एक समाचार और मिला कि ये द हिंदू पेपर और राहुल दोनों मिलकर के देश में अफवाह फैलाना, बस यही कि चीन की सेना घुसी। कौन? एक कोई बहुत 5-6 साल पहले बीजेपी का एमपी था वो लद्दाख में, ताकि ये देखिए द हिंदू पेपर के विषय में कई बार बताया गया है कि ये द हिंदू पेपर ये कम्युनिस्टों का पेपर है। देश में चीन के इशारे पर चीन के एजेंडे को, चीन का एजेंडा क्या है कि भारत को अंदर से कमजोर करना। ये मोदी जी को खबर है कि नहीं है? द हिंदू पेपर बहुत ही डेंजरस पेपर है। नाम भी इसने ऐसा रखा है कि काफी हिंदू सनातन वाले इसको डेंजरस न माने या डेंजरस के रूप में न देखें, लेकिन बहुत ही देश के लिए बहुत ही निफेरियस, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही वो डेलिटेरियस है, बहुत ही खतरनाक है। और आराम से मतलब बेधड़क, अनब्राइडल्ड वो देश के खिलाफ चीन के पक्ष में अफवाहें जो है झूठ मूठ की। एक तो ग्लोबल टाइम्स है, वो है उसका चीन का वो प्रोपेगेंडा मशीन। भारत में जो है भारत में जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स है वो द हिंदू है। लेकिन इस सारी जो है देश विरोधी मीडिया, देश विरोधी ताकतें मोदी जी पाल रहे हैं। किसी को देश के खिलाफ अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में, वक्तव्य देने में, चीन के साथ देने में, और किसी को कोई भी डर नहीं है ये 56 इंच सीना वाले मोदी जी के शासन में। और अराजकता का तो कोई कोई हिसाब ही नहीं है। ये कानून पास करेंगे, पास करवाएंगे संसद के द्वारा, दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति की दस्तखत होगी, उस कानून सीएए पर राज्य सरकार उसको खारिज करेगी। यह अराजकता इनकी है। पता नहीं संविधान का ज्ञान है कि नहीं मोदी जी को, कि भाई जो राज्य सरकार संविधान के अनुसार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप यदि काम नहीं करती है, उसी के लिए धारा वो 356 है, 356 है। तो ज्ञान तो कुछ है नहीं। और अभी कृषि संबंधित बिल पास हुआ तो वो जो है
पंजाब का वो अमरिंदर जो है वो अपनी विधानसभा से उसको खारिज करवा रहा है। सीए पर जब पास हुआ तो वो जो कम्युनिस्ट की सरकार केरल, तो केरल की विधानसभा से और फिर आपके राजस्थान की विधानसभा से, मध्य प्रदेश की विधानसभा से, छत्तीसगढ़ की विधानसभा से, पश्चिम बंगाल की विधानसभा से, पंजाब की विधानसभा से उसके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव पास हो रहा है। माने कितना कायर किस्म के हैं ये मोदी जी, कार्यों की तरह देश को चला रहे हैं। कोई भारत तेरे टुकड़े कह दे, कोई ऐसा नहीं, अदालत को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, बस हो गया। चीन के पक्ष में फारूक अब्दुल्ला बोल के निकल गया। दिन रात जो है जो चीन के पक्ष में ये राहुल बोल रहा है, कुछ नहीं, दिन रात राहुल जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में बोलता है, अपनी 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 सेना को अपमानित करता है। राहुल क्या कर रहे हैं मोदी जी? तो मोदी जी का जो काल है कि जो राष्ट्रवाद के नाम पर जो है सबसे कायर और देश विरोधी ताकतों के लिए, देश के दुश्मनों के लिए पूरा स्वर्ग जैसी स्थिति ये बनाई हुई है। और देशभक्तों को और जिनको मुल्क की चिंता है, जिनको देश की चिंता है, उनके लिए बहुत ही ये सफोकेटिव, गला घोटू, दम घोटू, माने सफोकेशन टाइप का ये फील होता है ये इनका ये शासनकाल, कि सारी देश विरोधी ताकतें बेखौफ, बेहिचक और अनब्राइडल्ड, बेलगाम गतिविधि भी चला रही हैं और वक्तव्य भी दे रही हैं। अपने दुश्मन चीन के समर्थन में, अपने दुश्मन पाकिस्तान के समर्थन में। तो ये और ये जो है कट्टरवादियों द्वारा इस तरह से जो है फ्रांस का समर्थन करना, ये तो बहुत बहुत छोटी बात है। जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू के जज्बों का माहौल की परम आवश्यकता है। नहीं तो ये जीएनपीसी वालों ने तो 60-70 सालों तक भारत के माहौल को सत्यानाश किया ही। दूसरे सत्यानाश का दूसरा दौर, सेकंड फेज, ये मोदी जी और उनकी बीजेपी और ये आरएसएस वाले कर रहे हैं। और लोगों में ये एक आस जगह था कि कम से कम ये देशभक्ति की सरकार आएगी और इन दुश्मनों का नाश करेगी। ये सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं बस उसका श्रेय लेते। सेना जो कर रही है, सेना तो अपनी ड्यूटी निभाती है। सेना को एनपीसी वालों ने एक तो पंख बना के रखा था, कोई हथियार उनको नहीं दिया था और उनको बिल्कुल बांध के रखा था जंजीर में। इसलिए सेना जो है अपनी क्षमता नहीं दिखा पा रही थी। तो खैर सेना को मोदी जी ने छोड़ दिया, तो अपनी क्षमता दिखा रही है, अपनी काबिलियत दिखा रही है। लेकिन असली काम है मोदी जी जो देश के अंदर जो दुश्मन हैं उनको कैसे डील कर रहे हैं, उनका निपटारा कैसे करें, ये सवाल है। और यहीं पर उनका जो राष्ट्रवाद जो है वो बेनकाब हो रहा है। सेना तो जो करे, सेना के बूते ये तमगा न लूटे।
और झूठ मूठ की बातों पर 370 और 35 से एक संवैधानिक छल था जो कि गद्दार नेहरू ने उस हमारे संविधान के साथ भी और अपने देश के साथ भी वो एक बहुत बड़ा धोखा और संवैधानिक छल किया था गद्दार नेहरू ने। इसको न बता करके तमगा लूट रहे कि हमने 370 खत्म कर दिया, हमने तो 35 से खत्म कर दिया। कश्मीर के मुद्दे पर इस नेहरू की क्या गद्दारियां हैं, गद्दारियों की एक लंबी लंबी कई फहरिस्तें हैं, कई सीरीज है, कई श्रेणी है, उसको नहीं बताते। तो ये गद्दार हैं मोदी जी, इन गद्दारों को बचाने वाले। समस्या यहां, और ये समस्या विभिन्न रूपों में माने आए दिन जो है वो आ रही है। बस दिनात लब जिहाद, लब जिहाद। अरे भाई लब जिहाद हो, लब जिहाद को करने से क्या फायदा? यानी धोखा दे करके पंथ का या विश्वास का परिवर्तन कराना, मतलब यही उसका हुआ। क्रिश्चियन मिशनरी बराबर करवा रही हैं। सोनिया मनमोहन की जब सरकार थी, सोनिया मनमोहन की जब सरकार थी, ये तो रिपोर्टें हैं। तो CIA, क्रिश्चियन मिशनरी और सोनिया मिलकर के बड़े पैमाने पर पंथ परिवर्तन, विश्वास परिवर्तन, जिसको आप धर्म परिवर्तन कहते हैं, एंड प्रोसेलिटाइजिंग कैंपेन चलवाया इसने। तब तो आवाज नहीं उठी, सिर्फ जो है लब जिहाद। तो खैर कोई बात नहीं है। ये जो धोखा दे करके, झूठ बोल करके, किसी को धोखे में रख करके जो पंथ का परिवर्तन कराने की जो इस तरह का आपराधिक घटना है, और या जो क्रिश्चियन मिशनरी भी इसी तरह से प्रलोभन दे करके पंथ परिवर्तन करवाती हैं, तो ये शुद्धतः है ये कानून व्यवस्था का मामला है, जो कि राज्य सरकारों को राज्य सरकारों को ये दायित्व निभाना है। तो वो दायित्व न निभा करके बस टीवी चैनलों को थमा दिए हैं वो सत्य कथा बनाने के लिए लब जिहाद। इससे क्या है, और जो है नफरत फैलती है, और जो है नफरत की आग में घी का ये काम करता है। हमारा जो भारतीय समाज है पहले से ही जो है इन सब बातों को लेकर के कमजोर है। उसको और कमजोर करने की साजिश है लब जिहाद की बात को चलाना और उसका रट्टा मारना। अपना देश जो है कई शक्तियों, जो भारत विरोधी कई शक्तियों जो सक्रिय हैं भारत के खिलाफ, तो देश अंदर से महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी का जो राष्ट्रवाद है, इसकी असुरक्षा को और बढ़ा रहा है। मोदी जी जब 2014 में आने वाले थे, तो लोगों को लगा भाई कि कम से कम एक देशभक्ति का, मूल परिस्थिति का वातावरण आएगा। कम से कम ये जो 15 अगस्त को जो आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा है, वो ये देश के नाम पर, देश के ऊपर एक कलंक है। 15 अगस्त देश के ऊपर एक कलंक है। क्या कलंक है? एक तो छीना झपटी का ये दिन है आपका, ये सत्ता की छीना झपटी का दिवस है आपका ये 15 अगस्त। और जिस दिन हमारा देश बटा है, भारत, और उस बांटने की साजिश किसने किया? गद्दार नेहरू ने, सत्ता हथियाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। और उसका साथ किसने दिया? गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने। और हमारे देश के
25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। 3 करोड़ भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े, और वो और इस तरह का वो टुकड़ा पाकिस्तान बनवा गया कि एक भाई के रूप में मैं अलग नहीं हुआ। वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक एजेंट बन गया, जो कि भारत को हमेशा तंग करता रहे, परेशान करता रहे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें हमेशा उसको पैसा देती रही, हथियार देती रही भारत के खिलाफ। वो जितने युद्ध पाकिस्तान ने लड़ा है, सन 47 से 48 को भी ले लीजिए, और उसके बाद जो है आपका सन 65, सन 71, और फिर इसके बाद वो 99 वाला, ये सारे जो 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 युद्ध हुए हैं, ये विदेशी ताकतों ने, और विदेशी ताकतों में मुख्यतः यही दो हैं, अमेरिका और चीन। पैसा भी दिए, हथियार भी दिए भारत के खिलाफ। 65 में तो पता है ना, 65 में ये अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक पैटर्न टैंक दिया था, और दुनिया में घोषित किया था कि ये पैटर्न टैंक बिल्कुल अजेय है, इनविजिबल है। तो वो पाकिस्तान ये बनवाया गद्दार नेहरू ने और मोहनदास करमचंद गांधी ने, भारत को हमेशा तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। इतने बड़े गद्दार थे ये नेहरू और वो मोहनदास करमचंद गांधी। इन सबों ने आपस में उसको वो राष्ट्रपिता बना दिया। अब बताइए, जो इस देश को बंटवा करके 25 से 30 लाख लोगों की जान ले रहा है, या जान लेने का कारण बन रहा है, वो अहिंसा का पुजारी, जो इस देश को कहता है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। देश ने भरोसा किया इस पर, मोहनदास करमचंद गांधी पर, कि भाई ये बुढ़ा जो है ये आमरण अनशन पर बैठ जाएगा, आंदोलन करेगा, आमरण अनशन करेगा, मर भी जाएगा, लेकिन पाकिस्तान बनने नहीं देगा। लेकिन इसने तो पाकिस्तान बनवा दिया, देश के टुकड़े भी हो गए, और ये जिंदा भी रहा। तो कितना बड़ा जो देश ने भरोसा किया इसके ऊपर, कितना बड़ा धोखा दिया इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने। कितना बड़ा गद्दार था देश का। तो उसको इस जेएनपीसी वालों ने राष्ट्रपिता बना दिया। राष्ट्रपिता बनाया अपने इसलिए कि उनको बहुत प्रभावशाली या प्रभावकारी एक ढाल चाहिए था, शील्ड, जो कि उनके पापों को ढक सके। तो शील्ड के रूप में राष्ट्रपिता रहा, ताकि कांग्रेस नहीं, इसे जेएनपीसी के गद्दारी के, देश के खिलाफ जो उसके कारनामे हैं, करतूते हैं, उसको ढकने के लिए एक शील्ड के रूप में राष्ट्रपिता इसको बनाया। तो ये सारी बातें मोदी जी भी जानते होंगे, लेकिन उनकी घिघी बंद है। यही तो है मोदी जी की गद्दारी। यानी इतनी खतरनाक भारत के इतने खतरनाक गद्दारों को छिपाना और उनकी गद्दारी को ढकना, ये सबसे बड़ी गद्दारी मोदी जी। यह देश को जानना बहुत जरूरी है, और इसका सबक सिखाना बीजेपी को बहुत जरूरी है। बीजेपी को यह सबक हो गया तो जेएनपीसी को भी सबक हो जाएगा। हालांकि जेएनपीसी
किस फिराक में है सत्ता में वापसी के लिए? कौन? वो राहुल, रायबरेली गेस्ट हाउस का गैंग रेपिस्ट, सामूहिक बलात्कारी, बोस्टन में पकड़ा जाने वाला ड्रग स्मगलर और हमारे देश का गद्दार, जो कि चीन के पक्ष में, भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के पक्ष में, भारत के खिलाफ, अपनी सेना के खिलाफ और दुश्मन के सेनाध्यक्ष के पक्ष में उसको गले लगाने के लिए सिद्धू को भेजता है। ये गद्दारी। वो ख्वाब देख रहा है इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इसके लिए सिर्फ जो है मोदी जी जिम्मेदार है। यदि ऐसा है तो सिर्फ मोदी जी। और वो ये सोच रहे हैं कि हम इतना एक्सप्रेसवे, हाईवे और बड़ा, तो जनता इसमें फंस जाएगी, जनता सुविधा भोगी हो जाएगी और इसी मेस्मराइजेशन में, इसी नज़रबंदी में फंस कर रह जाएगी। और हम कितना खतरनाक खेल और कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं अपने देश के खिलाफ, इसकी ओर अपनी जनता का, अपने भारतीय आवाम का, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ध्यान शायद नहीं जाएगा। लेकिन इस मुगालते में न रहे मोदी जी, इस भ्रम में न रहे, इस मुगालते में न रहे। इस देश की जनता समझेगी, जानेगी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।